उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक और झटका लगा है। रियासती वजीर दारा सिंह चौहान ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। योगी हुकूमत में वजीर जंगलात दारा सिंह ने ये कहते हुए बीजेपी छोड़ दी है कि योगी हुकूमत में दलितों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान देके, ताकत देके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ साफ कहना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एलएसी तनाज़े पर चीन के साथ बातचीत जारी है। जनरल एमएम नरवणे ने जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर बयान देते हुए कहा कि कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी आई है। फौजी सरबराह जनरल एमएम नरवणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एलएसी तनाज़े पर चीन के साथ उन्होंने बातचीत जारी होने की बात कही। Positive developments both along our northern and western borders. On the northern borders, we have continued to maintain the highest levels of operational preparedness, while at the same time engaging with the PLA through dialogue. After persistent joint efforts, mutual disengagement has occurred at many locations, of which I have been telling you from time to time. So that definitely is a very positive thing that has happened over the last 1 year. As we speak, the 14th round of the Corps Commander level talks are underway, and I am hopeful that you shall see further development in the days ahead. But while we say that, while there has been partial disengagement, the threat has by no means reduced, and the force levels are more or less the same, and from our side they have been enhanced. The threat assessment and internal deliberations that we have carried out from time to time have resulted in some reorganization and realignment of forces in keeping with the Army's mandate of ensuring our territorial integrity. सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में कोताही के मामले पर जांच के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है। ये कमेटी पंजाब में वजीर आजम की सिक्योरिटी में हुई चूक की तहकीकात करेगी। इस कमेटी की सरबराही रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। पंजाब हरियाणा कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, डीजीपी, एनआईए के आईजी और एडीजी पंजाब भी कमेटी में शामिल हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जाँच कर रही दीगर तहकीकाती कमेटियों पर भी रोक लगा दी है। बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी की सिक्योरिटी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क के वजीर आजम की सिक्योरिटी को मामूली अंदाज में पेश कर रही है। स्मृति ईरानी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी मामले को कांग्रेस पर जानबूझकर कोताही करने का इल्जाम लगाया है। ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेता इस गंभीर परिस्थिति को किसी न किसी हास्यास्पद तरीके से छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के अधिकारियों का बयान देना कि बार बार उनकी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा, यह न सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी।
The committee which has been set up by the Supreme Court, the Honorable Supreme Court, is most welcome. Absolutely needed, because it's been a very disastrous performance or absence of performance, absence of duty by both the Punjab government, civil administration and the police administration. It's been disastrous and a very bad example for the rest of the country. See, the failure was suspected because before all these details which have come through the India Today investigation, Prime Minister's security duty, the DGP, the Chief Secretary, the Home Secretary, the Home Minister, the Chief Minister, all present. All present. And they do huge, great detail of prior preparation. Most important person for us as a democracy. And today, one of the most respected persons in the world today. I think it was a disaster, and officers who've carried out these illegal, irregular orders, they've dug their own grave. I don't think they can be retained in the service anymore. They will pay a very heavy price for the acceptance of illegal and irregular orders. प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं, उनकी निगरानी में कमेटी का गठन किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में चंडीगढ़ के डीजीपी, चंडीगढ़ के एडिशनल डीजीपी सिक्योरिटी, वहीं एनआईए के आईजी को भी शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद गंभीर मामला है, लिहाजा इस पूरे मामले में जांच तेजी से हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों एजेंसियां यानी कि केंद्र और पंजाब जो इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं, वो अब आगे जांच नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े तमाम जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से कहा है कि जो फिलहाल कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है, उस कमेटी को तुरंत सौंप दें। बहरहाल अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े तमाम जो जांच होंगी, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी हेड करेगी। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। हरिद्वार धर्म संसद में नफरत अंगेज तकरीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हुकूमत को नोटिस जारी किया है। अर्जी गुजार ने इस मामले में अदालत से रहनुमा खतूत जारी करने की गुजारिश की है। अर्जी गुजार के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने नफरत अंगेज तकरीर तहरीरी शक्ल में पेश की। कपिल सिब्बल ने इस मामले में अदालत से जल्द कदम उठाने की अपील की है। सिब्बल ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में दिगर मकामात पर धर्म संसद का इनेकाद होगा, जिससे चुनावी माहौल बिगड़ सकता है। इस मामले पर अगली समाअत होगी और ख्याल है कि पटना हाई कोर्ट की साबिक जज जस्टिस अंजना प्रकाश और सहाफ़ी कुर्बान अली ने यह अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजारों ने मुसलमानों के खिलाफ इश्ताल अंगेज तकरीर के मामले में SIT से आज़ादाना और गैर जानिबदाराना जांच की मांग की है। नफरत की धर्म संसद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है दिल्ली को, उत्तराखंड को और मरकजी हुकूमत को। हमारे साथ हैं इस पूरे मामले पर अर्जी गुजार कुर्बान अली साहब, मशहूर सहाफ़ी भी हैं। सर, कितने मुतमईन हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम कदम उठाया और कंसर्न क्या था आपका? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ये कि हमारी PIL को जो 2 दिन पहले ही दायर की गई थी उसकी अर्जेंट हियरिंग की, और उस अर्जेंट हियरिंग के बाद नोटिस जारी किए हैं और 10 दिन के अंदर जवाब तलब किया है। और यही हमारे वकील कपिल सिब्बल साहब का मुतालबा भी था कि ये 10 दिन के अंदर जवाब आना चाहिए नोटिस का, क्योंकि जो इश्तियाल फैलाने वाले लोग हैं वो तमाम तरह के बयानात दे रहे हैं। और मज़ीद धर्म संसद 23 तारीख़ को अलीगढ़ में करने की बात कही गई है, हरियाणा में करने की बात कही गई है। तो हमारा मकसद यही है कि जो ये नफ़रत के सौदागर हैं, ये लोग, इन पर एक तरह का कोई अंकुश लग सके, कंट्रोल हो सके। अब तक जो बात आती रही वो ये लगातार कुछ लोग ये कहते रहे कि कानून अपना काम कर रहा है, तो क्या आपका मैटर ऑफ कंसर्न था इसमें? कानून ने अपना काम नहीं किया, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि जो जहरीले बयानात दिए गए, समाज को तोड़ने की बात कही गई, जेनोसाइड करने की बात कही गई, तो ये एक बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है। और इसमें महज एक FIR दर्ज की गई और उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को
इस सिलसिले में तलब नहीं किया गया, तो ऐसा लगता था कि जैसे अब इलेक्शन होने वाले हैं रियासती असम्बलियों के, तो इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी और ये बच कर के निकल जाएंगे। लेकिन हमने अब ये देखा है कि अदालत ने इसका बहुत सख्त नोटिस लिया है और इससे एक तरह का इंदिया भी दिया है कि कोई भी इसको हल्के में ना ले और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है और अदालत आलिया जो है वो इस सिलसिले में कॉम्पिटेंट है और ये बहुत बड़ी तंबीह है उन सारे लोगों को जो नफ़रती बातें करते हैं। तो सीधे तौर पर नोटिस जारी हो गया है। अब जो रियासती हुकूमतें हैं, मरकज़ी हुकूमत है, उन्हें एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना होगी और सबसे जो अहम पेशरफ्त ये है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये बताना होगा कि आखिर उन्होंने कार्रवाई अब तक क्या की और वो क्या करने जा रहे हैं। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। 5 रियासतों में इंतखाबी तारीखों का ऐलान होने के बाद सियासी पार्टियों ने अपनी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के शहर मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब को तरक्की देने के लिए 10 नुकाती प्रोग्राम तैयार किया गया है। 10 नुकाती पंजाब मॉडल के तहत नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। शराब पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर का निफाज के अलावा सरकारी स्कूलों में दिल्ली के तर्ज पर मेयारी तालीम फराहम की जाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि सरकारी अस्पतालों में पंजाब के तमाम बाशिंदों को मुफ्त इलाज और बिजली फराहम की जाएगी। लोग मन बना चुके हैं कि इन दोनों को उखाड़ के एक मौका लोग इस बार आम आदमी पार्टी को देने का मन बना चुके हैं। लोगों के इनपुट्स के आधार पे 10 बिंदुओं का ये पंजाब मॉडल है। 10 पॉइंट एजेंडा है पंजाब मॉडल का। रोजगार, आज हमारे बच्चे, दूसरा एजेंडा है नशा। कुछ बच्चे कनाडा चले गए और बाकी पंजाब की जवानी जो है वो नशे में डूबी हुई है। पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था कायम करना, कानून व्यवस्था कायम करना। करोड़ लोगों को, हर पंजाबी को गारंटी दी जाएगी कि उसके घर में चाहे कोई बीमार हो, कैसी भी बीमारी हो, छोटी से लेके बड़ी, पूरा का पूरा उसका इलाज मुफ्त किया जाएगा, जैसे दिल्ली के अंदर किया जाता है। बिजली प्रोड्यूस करता है पंजाब, उसके बावजूद बिजली के पावर कट लगते हैं, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। बिजली सबसे महंगी है आज पंजाब के अंदर। दिल्ली के अंदर जैसे हमने 24 घंटे बिजली की, फ्री बिजली की, ऐसे पंजाब में भी बिजली फ्री भी करेंगे और 24 घंटे बिजली करेंगे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। बाद में 10 फरवरी को वोटिंग होगी, लेकिन कोविड का खतरा बरकरार है। रोजाना 1000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है। ऐसी सूरत हाल में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये होगी कि तमाम रहनुमा उसूलों और पर अमल करते हुए इसे कामयाब बनाया जाए। गाजियाबाद इलेक्शन नोडल ऑफिसर SP देहात डॉक्टर इराज राजा से न्यूज़ 18 की खास गुफ्तगू देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 10 फरवरी को गाजियाबाद में मतदान डाला जाएगा। हम बात करते हैं नोडल अधिकारी SP देहात डॉक्टर इराज राजा जी से। सर, किस तरह की तैयारी रहेगी? आप एक नोडल अधिकारी हैं और कोविड का खतरा भी बरकरार है, तो उसको लेकर क्या क्या एहतियात बरती जाएंगी और चुनाव किस तरह कराया जाएगा? हम चुनाव को लेकर पूर्ण रूप से तैयार हैं। इसमें कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन हम लोग 100% कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि माननीय चुनाव आयोग ने भी काफी गाइडलाइंस इसमें जारी की हैं कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कैंडिडेट्स के लिए और पुलिस कर्मियों के लिए एवं अन्य कर्मी जो भी मतदान की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन सभी गाइडलाइंस का अनुपालन पूर्ण रूप से कराया जाए। उसी के क्रम में हमने सभी थानों को सेंसिटाइज किया है, सभी जितने भी ऑफिसेज हैं उनके स्टाफ को सेंसिटाइज किया है कि सभी लोग प्रिकॉशंस लें। इसके अलावा काफी संख्या में हम लोगों ने रिजर्व में सामान रख रखा था संभावित कोविड संक्रमण को लेकर, तो वो सामान हमने नया फिर से सभी थानों को, पुलिसकर्मियों को हमने बांटा। अभी तक कितने जवान संक्रमित हैं? आप एक डॉक्टर भी हैं, एक पुलिस में SP भी हैं, तो उसी के नाते किस तरह आप इन्हें सजेशन दिए जाते हैं कि चुनाव को सही से कराया जाएगा और प्रिपेरेंस कैसे रखा जाए? देखिए, बिल्कुल लगभग इस समय हमारे 25 जवान जो कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर सभी रैंक्स के हैं, कांस्टेबल्स, वो संक्रमित हैं
लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग थे सभी लोग डबली वैक्सीनेटेड थे, 2 डोज सबके लग चुके थे। तो इस कारण से किसी को भी गंभीर सिम्टम्स नहीं है, किसी तरह से मामूली सिम्टम्स है, हल्का खांसी जुकाम बुखार, उसको भी हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग के स्तर से भी उनसे बातचीत की जा रही है और कोई भी हॉस्पिटल में नहीं है, सभी लोग अपना घर पे ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सभी लोग आइसोलेशन में हैं। तो अभी भी कोई भी गंभीर कंडीशन में कोई भी हमारा जवान नहीं है, तो ये अच्छी बात है। तो बाकी हम और समझा रहे हैं बाकी सबको भी कि किस तरह से आप लोग इससे बचें। कोविड की जो गाइडलाइंस और साथ ही साथ आचार संहिता का उल्लंघन भी किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितनी आचार संहिता का अभी तक उल्लंघन हुआ है? जी हाँ, उसको लेकर हम बिल्कुल सख्त हैं। किसी भी तरह से किसी भी प्रत्याशी को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। इसी के क्रम में 2 मुकदमे जिसमें कि कुछ राजनीतिक दलों के संभावित प्रत्याशी हैं, उन्होंने जुलूस टाइप का निकाला था, कुछ भीड़ लेके वो मूवमेंट कर रहे थे। तो उन दो मामलों में थाना लोनी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि बहुत ही जल्दी इन मुकदमों का निस्तारण करके और जो भी इसमें दोषी हैं और कोशिश करेंगे कि चुनाव प्रक्रिया खत्म होने से पहले ही हम इन मुकदमों को ट्रायल पर ले आए। तो एसपी देहात डॉक्टर इरर राजा थे 10 फरवरी को मतदान होना है और मतदान को सफल भी कराना है। जिस तरह से कोविड का खतरा भी है और उस सभी गाइडलाइंस का अगर बात करें, चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस दी है उसका पालन भी कराया जाएगा। रोहित सिंह, न्यूज 18 गाजियाबाद। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। महकमे सेहत के अदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 1,94,720 नए मामले दर्ज किए गए हैं, यानी 2 लाख के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। गुज़िश्ता एक रोज में 60,405 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना के 442 मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। दिल्ली में केसेस तेजी से फैल रहे हैं। दिल्ली में 21,259 नए मामले सामने आए हैं। 23 अफराद कोरोना के सबक लुक़मा अजल बन चुके हैं। राजधानी दिल्ली में 70,000 से ज्यादा एक्टिव मामला दर्ज किए गए हैं। वहीं झारखंड में 4,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। आसाम की बात करें तो आसाम में तकरीबन 3,000 कोरोना मुस्बत केसेस सामने आए हैं। उधर गुजरात में भी कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता एक रोज में गुजरात में 7,474 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। इस तरह मजमूई तौर पर मुल्क भर में 9,55,000 से ज्यादा एक्टिव मामला पाए जा रहे हैं, जबकि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4,868 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना ज़ाब्तों पर अमल दरामद के लिए हुकूमत की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। बीएमसी को कई जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि कोरोना से मुतालिक सभी अहकाम और हुकूमत की जानिब से मिलने वाली फ़वाइद को सभी तक पहुंचाया जा सके और आम किया जा सके। इसके मुतालिक महाराष्ट्र काबीना वजीर असलम शेख से न्यूज़ 18 ने खास बात की। के कैबिनेट मंत्री और मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर क्या स्थिति है, सरकार की प्रतिदिन क्या मंत्रणा होती है, सीधे बातचीत करते हैं। असलम जी, क्या कुछ कहना है? 30 कंटेनमेंट जोन खाली पहले मुंबई की बात करें 2 दिन पहले तक थे, लेकिन कल अचानक से गायब हो गए, शून्य पे आ गए। नहीं, ऐसा है कि मुंबई शहर के अंदर एक बिल्डिंग में अगर 10-12 लोग हो गए तो उसको हमने कंटेन कर दिया था। अब वो 5-7 दिन में निकल गया तो उसको हटा दिया। ये कोई 14 दिन तो ले नहीं रहा है। नई गाइडलाइंस जो आईसीएमआर की आई, उन्होंने तो कहा कि एसिम्प्टोमेटिक को टेस्ट ही मत करिए। तो कंटेनमेंट जोन था और निकल गया, ये बात नहीं है। ये देखना है कि केसेस कितने आए और कितने ठीक हुए। मुंबई शहर के अंदर केसेस जो बढ़ रहे थे अभी थोड़े से कंट्रोल दिख रहे हैं, लेकिन वेट एंड वॉच की ज़रूरत है इसके अंदर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में 25वें कौमी यूथ फेस्टिवल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के पास 2 लामहदूद ताकतें हैं, एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। पीएम ने कहा कि जिस मुल्क के पास ये दोनों सलाहियतें जितनी ज़्यादा होती हैं, उस मुल्क की सलाहियतें भी उतनी ही वसी समझी जाती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान के पास ये दोनों ताकतें हैं। बहुत जरूरी है कि हमारे एमएसएमई उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें जो आज दुनिया को बदल रही है। इसलिए देश में आज टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम्स प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पुडुचेरी में बना एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर
उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आज पुडुचेरी के युवाओं को कामराज जी के नाम पर मणिमंडपम, एक प्रकार का सभागृह, मल्टीपर्पज यूज वाला, उसका एक और उपहार मिल रहा है। ये सभागृह कामराज जी के योगदान की याद तो दिलाएगा ही, हमारे युवा टैलेंट को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का एक करतारपुर साहब में 74 बरस के बाद दो सगे भाइयों का मिलन हुआ। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के 80 साल बुजुर्ग सिद्दीक अपने भाई हबीब आका से 1947 में पाकिस्तान बनने से कुछ महीने कबल जुदा हो गए थे। हबीब आका पंजाब के फुलीवाला के बाशिंदे हैं और कल दोनों की खुशियों की उस वक्त इंतहा ना रही जब दोनों की मुलाकात करतारपुर में हुई। सिद्दीक ने पंजाब के एक यूट्यूब चैनल पर अपील की थी कि उसके बाद दोनों खानदानों का राब्ता हुआ। हबीब ने अपने भाई सिद्दीक को बताया कि उनकी वालिदा का जहनी तवाजुन बिगड़ गया था और वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों भाई जब मिले तो उनकी आंखों से खुशियों के आंसू रवां होने लगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।